नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। लोकसभा चुनाव का माहौल है। एक तरह से चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। सिर्फ सरकारी घोषणा बाकी है, क्योंकि अब चुनाव में लगभग 6 महीने का समय शेष है। पार्टियां अपने अपने अभियान में जुट गई हैं। नई संसद बनेगी, लेकिन इस चुनावी माहौल में आज हम चर्चा करेंगे पिछले चुनाव और पिछले लोकसभा के उस घटनाक्रम की, जब 1999 में एक वोट से एनडीए की सरकार यानी कि अटल जी की सरकार गिर गई थी। क्या था वो घटनाक्रम और किन परिस्थितियों में 1999 का चुनाव? तो 1999 का चुनाव और उससे पूर्व का जो घटनाक्रम था, इस पर चर्चा करेंगे। यह राजनीति का एक ऐसा इतिहास है जिसको सबको जान लेना जरूरी है। इस अध्याय को पढ़ना जरूरी है कि 1999 में 17 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक वोट से कैसे गिरी। वो 17 अप्रैल जब अटल जी और भारतीय जनता पार्टी और पूरा एनडीए इस बात के लिए आश्वस्त था कि उनकी सरकार विश्वास मत प्राप्त कर लेगी। लेकिन जब मतदान हुआ तो उनके विपक्ष में 270 मत पड़े और पक्ष में 269, 269, यानी कि विश्वास मत पर 269 मत ही आए। एक वोट कम रह गया। ये वोट किसका था, ये खोज पाना तो आसान नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत से फैक्टर हैं जिससे ये अंदाज लगाया जा सकता है कि अगर अटल जी के प्रति विश्वासघात न हुआ होता तो शायद अटल जी की सरकार न। अटल जी जैसा सीधा सरल व्यक्तित्व, मन से साफ सच्चे, जैसा मन में भाव वैसा ही बाहर, ऐसे अटल जी को भी कई तरफ से धोखा मिला। उनकी सरकार गिरी। विपक्ष तो जिसकी प्रमुख भूमिका कांग्रेस निभा रही थी, उसके नेता श्रीमती सोनिया गांधी निभा रही थी। उन्हें तो अपना अभियान चलाना ही था। लेकिन जो अटल जी के साथ थे, वो उन्होंने कैसे साथ छोड़ा, कैसे चले गए, ये जानना जरूरी है। कहा जाता है कि राजनीति में स्थायी दोस्त और स्थायी दुश्मन नहीं। यह बात उस 1999 के 17 अप्रैल की घटना से पूरी तरह प्रमाणित भी होती है। केंद्र में अटल जी की सरकार सहयोगी दलों के सहयोग से चल रही थी। इसमें तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता की पार्टी अन्ना द्रमुक भी शामिल थी। वो सरकार में शामिल थी, लेकिन अन्ना द्रमुक के नेता जयललिता किन्हीं कारणों से, कहा जाता है कि उनके कुछ निजी कारण थे। अगर हम इंडिया टुडे में प्रकाशित एक रिपोर्ट को सही माने तो जयललिता ने दबाव बनाया था कि जनता पार्टी के एकमात्र सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को वित्त मंत्री बनाया जाए, लेकिन अटल जी इसके लिए तैयार नहीं हुए। जयललिता के तरफ कई मामले चल रहे थे, आयकर के मामले थे और भी कई अन्य मामले उनके खिलाफ थे। उनको लेकर भी बात हुई, लेकिन बात बनी नहीं और जयललिता ने सरकार से समर्थन वापस लेकर वो राष्ट्रपति के पास गए। राष्ट्रपति से उन्होंने समर्थन वापसी का पत्र भेज दिया। इसके बाद ऐसा घटनाक्रम चला कि अटल जी की सरकार पर संकट के बादल आए। यह घटनाक्रम तब हुआ
जब लोकसभा चल रही थी और बजट प्रस्तुत हो रहा था, उसी समय 16 अप्रैल को राष्ट्रपति के आर नारायणन की तरफ से सरकार को निर्देश आया कि वे विश्वास मत प्राप्त करें। अब राष्ट्रपति का निर्देश है तो सरकार को विश्वास मत प्राप्त करना था। सरकार जुट गई विश्वास मत के लिए। हालांकि ये भी एक लंबी बहस और चर्चा का विषय है। संविधान विशेषज्ञ इसकी समीक्षा भविष्य में अवश्य करेंगे कि क्या ये उचित था जब बजट प्रस्तुत होना था और एक पार्टी ने समर्थन वापस लिया था तो सरकार से विश्वास मत प्राप्त करने के लिए राष्ट्रपति सीधे कहें। यदि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाता तो उसे माना जा सकता था कि यह संवैधानिक ढंग से हुआ है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया। अटल जी को विश्वास मत के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना पड़ा और वो राष्ट्रपति के कहने पर विश्वास मत के लिए तैयारियां शुरू हुई। दोनों पक्षों ने तैयारियां शुरू की, पक्ष और विपक्ष ने। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेता सक्रिय हुए, अपने जो सहयोगी थे उनसे बात हुई और जो सहयोगी नहीं थे उनसे भी बात हुई। इसमें महत्वपूर्ण रूप से जान लेना है कि उत्तर प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। बहुजन समाज पार्टी के नेता काशीराम जी से अटल जी ने स्वयं बात की और अटल जी ने उनसे आश्वासन लिया कि वे विश्वास मत के पक्ष में उनकी पार्टी मतदान करे। लेकिन काशीराम जी ने कहा कि वो दिल्ली से बाहर जा रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी एनडीए सरकार का समर्थन तो नहीं करेगी, लेकिन विरोध भी नहीं करेगी, मतदान में हिस्सा नहीं लेगी। इस पर अटल जी ने भरोसा किया। ये वही बहुजन समाज पार्टी जिसकी 3 बार भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनवाई थी, यानी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने में सहयोग किया था, सहयोगी थी। लेकिन मायावती के साथ और काशीराम के साथ विपक्ष के खेमे ने, कांग्रेस के नेताओं ने, अर्जुन सिंह ने और अन्य कई नेताओं ने बातचीत का सिलसिला बनाया और उन सबसे बात की। परिणाम यह हुआ कि लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी ने अटल जी के विश्वास मत का विरोध किया और विश्वास मत के विपक्ष में मतदान किया। एक फैक्टर यह है कि मायावती जी के विरोध के कारण या उनके सहयोग न करने के कारण अटल जी की सरकार गिर गई 1999 में। कहा जाता है कि इसके लिए सोनिया गांधी स्वयं भी सक्रिय हुई थी और उन्होंने भी बहुजन समाज पार्टी के नेताओं से बातचीत की थी। ये एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है जयललिता। जयललिता की नाराजगी से यह स्पष्ट हो गया था कि वे भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं देंगी, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले अपने मंत्रियों से इस्तीफे दिलवाए थे, सरकार से बाहर आए थे और समर्थन वापसी का पत्र राष्ट्रपति को दिया था। जिसके बाद ये प्रक्रिया शुरू हुई कि राष्ट्रपति के आर नारायणन ने सरकार को निर्देश दिया कि वो विश्वास मत प्राप्त करे। तो जयललिता के समर्थन की तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन जयललिता विश्वास मत के विरोध में मतदान करेंगी ये भी उम्मीद नहीं। अंत तक भारतीय जनता पार्टी को ये भरोसा था कि जयललिता शायद मतदान में हिस्सा उनकी पार्टी ना ले। लेकिन कहा जाता है कि सुब्रमण्यम स्वामी, जो पिछले दिनों राज्यसभा से सदस्य थे और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही थे, पहले भी वे जनसंघ में रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में रहे, लेकिन बाद में उस समय वो जनता पार्टी से थे और एकमात्र सांसद थे। सुब्रमण्यम स्वामी ने मध्यस्थता। कहा जाता है कि
सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने आवास पर एक चाय पार्टी आयोजित की। इसमें जयललिता को भी बुलाया और श्रीमती सोनिया गांधी भी शामिल। ये जानकारी 26 अप्रैल 1999 के इंडिया टुडे के अंक में स्वपन दास गुप्ता की तरफ से लिखी गई। यहाँ तय हुआ कि जयललिता विरोध में मतदान अपनी पार्टी के सांसदों को करने के लिए तैयार कर रही। एक फैक्टर ये भी था, एक महत्वपूर्ण संसदीय परंपरा भी इस चुनाव में पड़ी। शायद माना जाए कि वही एक वोट था जिसने अटल जी की सरकार गिरा दी। ये वोट था उड़ीसा के मुख्यमंत्री गिरधर गोमांग का। गिरधर गोमांग कांग्रेस से लोकसभा के सांसद थे, लेकिन वे मुख्यमंत्री बन गए थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका लोकसभा में सदस्यता रहते हुए उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया था लोकसभा की सदस्यता से। क्या मतदान करना उचित था या अनुचित था, ये फैसला लोकसभा अध्यक्ष बालयोगी को करता था। एक दिन पहले 16 अप्रैल को ये सूचना राज्यसभा के महासचिव के पास आई कि गिरधर गोमांग मतदान करेंगे कि नहीं। उनके नाम की चर्चा है। उन्होंने इसको लोकसभा अध्यक्ष के पास भेजा और लोकसभा अध्यक्ष ने अनुमति दे दी। गिरधर गोमांग जो कि कांग्रेस के सांसद थे, उन्होंने अटल जी की सरकार के विरोध में मतदान। हालांकि गिरधर गोमांग बाद में भारतीय जनता पार्टी में ही शामिल हो, ये अलग बात है। अटल जी को उस विश्वास मत के दौरान कई तरफ से धोखा मिला था। अकाली दल एनडीए का सबसे पुराना सहयोगी था। अकाली दल के सहयोग से सांसद बने थे इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल ने भी अटल जी के विश्वास मत के विरोध में मतदान किया था। इंद्र कुमार गुजराल अकाली दल के सहयोग से थे, अकाली दल सरकार में शामिल थे। एक और नेता जम्मू कश्मीर के सैफुद्दीन सोज, जो कि फारूक अब्दुल्ला की पार्टी से सांसद थे नेशनल कॉन्फ्रेंस से। नेशनल कॉन्फ्रेंस अटल जी के साथ थी, फारूक अब्दुल्ला अटल जी के साथ थे, लेकिन व्हिप का उल्लंघन करते हुए सैफुद्दीन सोज ने भी अटल जी की सरकार के खिलाफ मतदान किया। इस घटनाक्रम में जब अटल जी की सरकार एक वोट से गिर गई थी 17 अप्रैल 1999 को, तो पूरा देश और अटल जी भी और उनकी पार्टी भी अचंभित थी कि आखिर ये कैसे हो। लेकिन हुआ, क्योंकि राजनीति में कोई दोस्त और दुश्मन स्थायी नहीं होते। कांग्रेस ने हमेशा अपने विरोध में रहे वामपंथियों को भी अपने साथ जोड़ लिया था। वामपंथियों ने अटल जी की सरकार के खिलाफ मतदान किया था। स्वाभाविक है कि वामपंथी भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं दे सकते, लेकिन खुलकर सरकार के विरोध में आ जाएंगे और सोनिया गांधी का साथ देंगे, ये भी आसान नहीं। फिर हम इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट का हवाला देते हैं, जिसे स्वपन दास गुप्ता ने ही लिखा। उनकी बात को अगर सही माने तो वामपंथियों के सबसे बड़े प्रभावशाली नेता उस समय दो थे, एक हरकिशन सिंह सुरजीत और दूसरे ज्योति बसु। ज्योति बसु पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री। ज्योति बसु को मनाने के लिए कहा जाता है कि एक बड़े उद्योगपति यानी कि हिंदुस्तान लीवर के अध्यक्ष रहे अशोक गांगुली का सहयोग कांग्रेस ने लिया और ज्योति बसु से बात कराई थी, यानी कि वामपंथियों को अपने पक्ष में लाने के लिए कांग्रेस ने उस समय उद्योगपति का सहारा लिया। सरकार तो गिर गई। अटल जी उसी दिन
राष्ट्रपति के पास पहुंच गए त्याग पत्र देने। नैतिकता के आधार पर उन्होंने कहा हम त्याग पत्र देंगे, देना ही था। राष्ट्रपति जी ने कहा कि जब तक नई सरकार का गठन होता है तब तक आप कामकाज देखते रहें। और बताया जाता है कि ये भी अनुरोध किया राष्ट्रपति ने, क्योंकि वित्त विधेयक पारित नहीं हुआ था, बजट पारित नहीं हुआ था, तो राष्ट्रपति ने कहा कि आप अपनी सरकार के अगले दिन बजट सत्र बुलाकर बजट पास कराएं। तो अटल जी ने मना कर दिया कि हम विश्वास खो चुके, नैतिकता के आधार पर ये बात सही। अब बारी थी उस विपक्ष की कि जिसने सरकार गिराई। आकांक्षा थी कि अटल जी की सरकार 1999 में 17 अप्रैल को गिराकर कांग्रेस श्रीमती सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बना दे। यही मंसूबे थे। इसी के लिए जयललिता को मैनेज किया गया, इसी के लिए मायावती जी से बात की गई, इसी के लिए वामपंथियों से मध्यस्थता की गई, लेकिन बात बनी नहीं, क्योंकि सबकी महत्वाकांक्षाएं सामने आ गई। कांग्रेस ने दावा किया कि उसके पास 273 सांसदों का समर्थन, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता लालकृष्ण आडवाणी जी ने कहा कि उनको ये साबित करना पड़ेगा कि 273 सांसदों का समर्थन वास्तव में है। इसके लिए राष्ट्रपति जी सुनिश्चित कर लें तभी सरकार बनाने के लिए करें। लेकिन अगर सूत्रों की माने तो कांग्रेस के पास 273 तो अलग है, 270 का भी समर्थन नहीं, क्योंकि यहाँ भी उत्तर प्रदेश की एक पार्टी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और कहा जाए कि सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने से रोक दिया तो ये भी अतिशयोक्ति है। उत्तर प्रदेश की प्रभावशाली उस समय पार्टी समाजवादी पार्टी थी। उसके 20 सांसद थे। मुलायम सिंह यादव ने सोनिया गांधी को समर्थन देने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने ये शर्त भी रखी थी साथ में कि भाजपा फिर से सरकार बनाने का दावा नहीं करेगी और लोकसभा चुनाव में। कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव के साथ आडवाणी जी की बातचीत हुई थी और ये बातचीत समाजवादी नेता और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी जॉर्ज फर्नांडिस ने कराई। सरकार तो गिर गई, लेकिन विपक्ष के मंसूबे सफल नहीं हुए सरकार बनाने में। 1999 में फिर चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव हुआ। अटल जी को जो धोखा मिला था, एक वोट से उनकी सरकार गिरी थी, जनता ने उसका जवाब दिया। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए फिर जीत कर आया और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। 1999 में फिर प्रधानमंत्री बने। उन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। तो ये कहानी है उस चुनाव की और उस घटनाक्रम की जब एक वोट से अटल जी ने अपनी सरकार गंवा दी थी, या गिर गई थी, या उन्हें धोखा मिला था, या कहा जाए कि वो राजनीतिक कोई षड्यंत्र था जिसके तहत अटल जी की सरकार गिराई गई थी। कुछ भी कहें, लेकिन जनता ने तत्काल उसका जवाब दिया। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ।